हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक में मेनली हम लोग को 3 टॉपिक्स को पढ़ना है दोस्तों। पहला है आपका परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या और तीसरा एक प्रमेय है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे परिमेय संख्या के बारे में, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, ओके। तो परिमेय संख्या की परिभाषा यह कहता है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 ना हो। तो इसका परिभाषा क्या कहता है, सबसे पहले उसे लिखते हैं, फिर एग्जांपल्स द्वारा हम समझते हैं। ओके, तो परिमेय संख्या क्या कहता है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहता है स्टूडेंट्स कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं। मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं, ओके, जिसे हम p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया हम ले लिए 3/5। ओके, एग्जाम्पल ले 3/5। तो देखिए ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। तो ये मेरा ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, मान लिया p मान लेते हैं और इसे q मान ली। तो इस संख्या को हमने किस रूप में लिख दिया, p बटा q के रूप में। यहाँ पे देखिए q 0 नहीं है। तो कोई भी संख्या हो जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो उसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली परिमेय संख्या। ओके दोस्तों, ये तो हो गया आपका परिमेय संख्या का डिफिनेशन। तो हम एक यह भी बात इसमें होता है दोस्तों परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या के 2 रूप होते हैं। वो कैसे, देखिए कि मान लीजिए इस तरह की संख्या दे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह कोई संख्या को हम डिवाइड किए हैं तो कितना आया, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब डिवाइड करते करते दोस्तों ये जो आपका शेष का मान 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये आपका पहला रूप हो गया। मान लीजिए किसी संख्या को हम किसी से डिवाइड किए और इस फॉर्म में आया कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह के फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। जिसमें शेष का मान 0 हो जाए दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए कौन सा रूप, मान लीजिए यही आता 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार लगा रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि 43 पॉइंट आने के बाद ये 1 से 9 तक आया, फिर वो संख्या रिपीट करने लगा। तो जब इस तरह का रूप आपको देखने को मिलेगा तो वो भी हम उसे भी हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 1 2 3 पॉइंट की ये से लेकर के 9 के ऊपर में क्या है, बार। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या दोबारा फिर रिपीट कर रहा है। हम जितना बार उस संख्या को उससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिपीट करते ही रहेगा। तो इस तरह के दो रूप हमें मिले दोस्तों, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, सिंपली परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए और पहला हम क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या पूरा पूरी विभाजित हो जाती है।
पहले हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि मान लीजिए किसी संख्या को किसी से हम डिवाइड किए तो मान लीजिए इतना आया, देखिए पूरा पूरी कट गया, यानी कि शेष का मान 0 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या पूरा पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, यदि विभाजित नहीं होती है दोस्तों, यदि विभाजित नहीं होती है तो उन संख्याओं की संख्या में दोस्तों अंकों लिखते हैं, उन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पे देखिएगा इस संख्या तो बहुत बार आएगा दोस्तों, जितना बार हम डिवाइड करेंगे उतना बार ये आते ही रहेगा, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, तो उसे डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए अब यदि विभाजित नहीं होती है तो क्या उन अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, सॉरी होती रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसे भी हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या, और ये भी क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। यहाँ ऐसे सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि जो टर्मिनेटिंग हो, मतलब कट जाए पूरा पूरी, टर्मिनेटिंग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब पूरा पूरी ना कटे, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, लेकिन वो रिपीट करे। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट बात निकलती है दोस्तों, वो क्या है ये देखते हैं। जो परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है दोस्तों, उन दोनों संख्याओं के बीच केवल सार गुणनखंड एक होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3/5 में केवल इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में केवल एक ही सार गुणनखंड है, मतलब एक ही कॉमन है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या का जो सरलतम रूप होता है दोस्तों, उसमें HCF हमको एक ही मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, मान लीजिए 3 का हम गुणनखंड करते हैं तो कितना हो गया, 3 × 1, 5 का करेंगे दोस्तों तो 5 × 1। अब देखिए केवल एक ही मिल रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि HCF कितना मिलेगा, 1। HCF 1 कब मिलेगा, जब वो जो P/Q के रूप में रहेगा दोस्तों परिमेय संख्या, वो हमें जब सरलतम रूप में मिलेगा तभी उसका HCF आपको 1 मिलेगा। और यदि उसे वो सरलतम रूप में नहीं है तो उसे हमको काट करके सरलतम रूप में लाना है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 20/25 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये P/Q के रूप में तो है लेकिन सरल रूप में नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का सरलतम रूप में नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए ये 4 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में, ये 5 से 5 बार में, तो ये कट कितना आ गया दोस्तों, 4/5। अब देखिए ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप हो गया। जब दो परिमेय संख्याओं के गुणनखंड में केवल एक सार गुणनखंड हो स्टूडेंट्स, तो उसे सिंपली हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में उसके गुणनखंड करने पर उसका अभाज्य गुणनखंड केवल अभाज्य गुणनखंड नहीं, सार गुणनखंड करने पर केवल उसका जो सार गुणनखंड है केवल एक आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या। तो उसे क्या कहेंगे, यदि HCF हमें कितना मिल जाएगा, सिंपली 1 मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल करके आती है स्टूडेंट्स कि जो परिमेय संख्या का सरलतम रूप रहेगा, ठीक है, तो उसका HCF कितना होगा, 1। अब जब दो संख्याओं का HCF यदि 1 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। तो यहाँ से एक बात निकल करके आती है, वो बात क्या है कि परिमेय संख्या, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। परिमेय संख्या
सहअभाज्य पूर्णांक होती है। अब वो कैसे होती है आइए देखते हैं। देखिए परिभाषा में तो सीधा सीधी कर दिया कि पी और क्यू पूर्णांक है, और हमने आपको यहाँ क्या दिखाया कि जब परिमेय संख्या सरलतम रूप में रहेगा तो उसका HCF 1 होगा। अब जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है दोस्तों, तो वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। तो जो कि पूर्णांक परिभाषा से हमने देखा कि उसे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। और फिर हमने यहाँ देखा कि जो परिमेय संख्या सरलतम रूप है वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या होती है। इसीलिए हमने क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या सहभाज्य पूर्णांक होती है। ठीक है, यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था परिमेय संख्या के बारे में दोस्तों। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि वैसी संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पी पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। देखिए हमने एग्जाम्पल है 3/5 का, ये 3 क्या है, पी हो गया और 5 क्या है, क्यू हो गया, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होगा। तो हमने देखा कि परिमेय संख्या के दो रूप होते हैं दोस्तों। जब किसी संख्या को किसी डिवाइड करते हैं और वो पूरी कट जाता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या, यानी जो टर्मिनेटिंग होता है दोस्तों, टर्मिनेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली परिमेय संख्या। और यदि मान लो टर्मिनेट नहीं होता है, यानी कि पूरी नहीं करता है लेकिन वो रिपीट करता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और लास्ट में हमने क्या ये निकाला कि परिमेय संख्या क्या होती है, सहभाज्य पूर्णांक होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिभाषा यह कहता है स्टूडेंट्स कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होगा। तो इसका परिभाषा क्या कहता है दोस्तों कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं। ओके, तो सिंपली हम कोई भी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सिंपली अपरिमेय संख्या। उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इसके एग्जांपल्स है दोस्तों √2, √3, पाई और मैं 0.1011000000, फिर बहुत दूर तक कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे आया 3 0, फिर आएगा 4 1, फिर 4 0, इस तरह करके बहुत बार आते ही रहेगा दोस्तों, कभी रिपीट भी नहीं करेगा और कभी समाप्त भी नहीं करेगा। उसी संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते हैं, आइए आपको बताते हैं कि जब √2 का मान निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो √2 का मान है निश्चित नहीं है दोस्तों। हमेशा जब इसका हम ये √2 का मान निकालते हैं तो इसके जो नंबर्स आते हैं वो पूरी निश्चित नहीं है, आते ही आते कभी समाप्ति नहीं हो रहा है। तो जब √2 का मान निकालने पर वो जो अंकों का ये जो है समाप्त नहीं होगा तो उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए जैसे आ रहा है 10 11 00 111 000, इस तरह का संख्या बार बार आ रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है, नहीं समाप्त हो रहा है। जब हम √2 का मान निकालते हैं तो इसी तरह का संख्या बार बार आता है दोस्तों, नहीं रिपीट करता है, नहीं समाप्त होता है, इसीलिए हम उसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 का भी वही है, जब हम इसका मान निकालते हैं तो इसका मान भी निश्चित नहीं है, न कभी रिपीट करता है और न कहीं समाप्त होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसे भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। पाई का भी यही कंडीशन है, जब हम पाई का मान निकालते हैं तो वो भी इनफाइनाइट नंबर्स आता है बिना रिपीट किए। ठीक है, न कभी समाप्त होता है न कभी रिपीट होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, सिंपली अपरिमेय संख्या। और एक उदाहरण हमने सिंपल ले लिया है कि 10 11 00 111 000, ये कभी समाप्ति नहीं हो रहा है, ना कभी रिपीट कर रहा है। जब ऐसी संख्या आ जाए दोस्तों तो उसे हम p/q के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। ठीक है, तो इसका कुछ ये गुण है, आपको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या कभी रिपीट नहीं करती,
यानी कि होता है दोस्तों नॉन रिपीटिंग। जब हम किसी संख्या को किसी से डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिपीट नहीं करेगा, संख्या आते ही रहेगा। ठीक है, तो इसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सिंपली अपरिमेय संख्या। दूसरा है दोस्तों कि अपरिमेय संख्या पूरी नहीं कटेगी, मतलब कभी भी इसको पूरी हम नहीं कर सकते। तो ये संख्या से आप पता लगा सकते हैं कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय। ठीक है, तो जब पूरी नहीं करेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, अपरिमेय। जब रिपीट नहीं करेगा, आ ही रहा है, संख्या आ ही रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ओके, जैसे एग्जांपल है √2, √3, पाई, फिर ये 0.10, 1100, 111, 000, फिर मान लीजिए आ जाता 4 को 1 आता आपका, फिर कितना 4 0, इस तरह का संख्या आते ही रहेगा दोस्तों। तो उसे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ मुख्य बातें हैं, उसे हम समझाते हैं आपको। देखिए, जब मान लीजिए हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, फिर 6 माइनस ले लेते हैं √3, ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिएगा √3 - √3 काट के कितना बचा, 6 और 6 12, ये क्या है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए जब हम √3 को लेते हैं दोस्तों और मान लेते हैं 2√3, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3√3। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये आपको क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े तो एक में क्या आया, परिमेय, दूसरा में क्या आया, अपरिमेय। ठीक है, तो जब हम अपरिमेय संख्याओं दो को जोड़ेंगे, जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि एक बार परिमेय आता है, एक बार अपरिमेय। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, अब देखिए दूसरा, मान लीजिए अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ घटाते हैं तो क्या होता है। देखिए यहीं पे ले लेते हैं, मान लीजिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि 6 + √3 - 6 + √3, इसे घटाते हैं तो मान लीजिए कितना हो गया आपका, 6 कैंसिल हो गया, √3 और √3 मिलके कितना हो गया, 2√3, ये आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए दोस्तों हम लेते हैं √3 और √3, ये कट कितना हो जाएगा, 0, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिएगा परिमेय संख्या ये 12 क्यों होगा, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसे नहीं लिख सकते। यहाँ पे 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए तीसरा, जब हम अपरिमेय को गुना करते हैं अपरिमेय के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए √3 को हम गुना किए √3 के साथ, तो यहाँ पर कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए और एक उदाहरण लेते हैं, इसी में √3 को हम गुना करते हैं √2 के साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √6, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ओके, ये तो बात रहा केवल अपरिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय। पहले क्या किए, जोड़े, दूसरा क्या किए, घटाए, तीसरा क्या किए, गुणा किए। अब हम डिफरेंट लेते हैं कि जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए परिमेय संख्या कितना लिए, √2, परिमेय की ओर लेते हैं 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + √2। देखिए किसी भी संख्या को जो अपरिमेय है उसे हम परिमेय से साथ जोड़ेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय देगा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब देखिए दूसरा,
कि जब हम अपरिमेय संख्या को घटाएंगे परिमेय संख्या के साथ तो क्या होगा। मान लीजिए वही लेते हैं एग्जाम्पल, √2 को हम घटाते हैं 2 के साथ तो ये कितना हो जाएगा √2 - 2। ठीक, तो ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। क्योंकि आप अपरिमेय संख्या को जोड़िए चाहे घटाइए, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा अपरिमेय ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं, मान लीजिए अपरिमेय संख्या को गुना किए परिमेय के साथ। ठीक है, तो अपरिमेय को लेते हैं √2 और परिमेय को लेते हैं 2, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 2√2। तो जब अपरिमेय संख्या की संख्या के साथ गुना होगा तो वो भी रिजल्ट क्या देगा आपको अपरिमेय देगा। ठीक है ना। लास्ट नंबर की एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे डिवाइड वाला, कि मान लीजिए अपरिमेय को हम डिवाइड किए किसके साथ परिमेय के साथ। ठीक है, तो √2 को मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं दोस्तों 2 के साथ, क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है परिमेय संख्या, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको अपरिमेय संख्या। तो सिंपली हमने यहाँ देखा स्टूडेंट्स कि अपरिमेय संख्या आप किसे कहेंगे, कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गया √2, √3, पाई, फिर क्या हो गया 0.10, 11, 00, 111, 111, इस तरह की संख्या बार बार आता है रिपीट ना करें तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसके कुछ गुण है, देखिए कि अपरिमेय संख्या कभी भी रिपीट नहीं करती है। परिमेय संख्या दोस्तों जब दो संख्या को डिवाइड करेंगे तो कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद कहता है दोस्तों कि अपरिमेय संख्या पूरा पूरी नहीं कटेगी, जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो उसे उस कंडीशन में क्या कहेंगे उसे अपरिमेय संख्या। उसके बाद हमने देखा है स्टूडेंट्स कि जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जब घटाएं तो एक में हो भी सकता है दूसरा में नहीं भी हो सकता है, जब हम गुना किए हो भी सकता है परिमेय नहीं भी हो सकता है। उसके बाद देखिए जब हम दो एक अपरिमेय और एक परिमेय के बीच हम क्या किए जोड़े तो क्या रिजल्ट मिला अपरिमेय, जब घटाए तो क्या मिला अपरिमेय, जब गुना किए तो क्या मिला अपरिमेय, जब डिवाइड किए तो क्या मिला अपरिमेय। ये सारे ऑपरेशन आप लोग याद रहे क्योंकि क्वेश्चन उसको बनाने में ये सारे ऑपरेशंस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अगले टॉपिक में जो मेरा है क्या प्रमेय। ठीक है, सबसे पहले उस प्रमेय के बारे में जानते हैं। प्रमेय 1.3 ये प्रमेय का कहना है स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं कि माना कि P कोई अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि यदि P² को विभाजित करती है तो PA को भी विभाजित करेगी। देखिए इस थ्योरम का क्या कहना है कि मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है, यदि P² को विभाजित करती है तो PA को भी विभाजित करेगी जहां A कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए कैसे विभाजित करते हैं हम लोग, यहाँ उदाहरण लेते हैं फिर समझते हैं। मान लीजिए 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 से कटता है पूरा पूरी। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 से कटता है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 4 से पूरा पूरी कटेगा। ठीक है, इसे मान लेते हैं स्क्वायर, इसे क्या मान लेते हैं P। देखिए जब A² किससे विभाजित है P से, देखिए तो इसका जो स्क्वायर बना यानी 4 का स्क्वायर 16 बना तो 4 भी किससे विभाजित होगा 4 से, एक बार में कटेगा, ये आपका 4 बार में कटेगा। तो वही इस थ्योरम का मेनली कहना है दोस्तों कि P यदि मान लीजिए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए 4 का स्क्वायर 4 से विभाजित है तो 4 भी किससे होगा 4 से,
और मेनली यही थ्योरम को कहना था, इस थ्योरम में कुछ है नहीं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 से कितना बार में कटेगा 5 से। अब जो कि इसका स्क्वायर इससे विभाजित है तो ये भी तो इससे विभाजित होगा, कहने का मतलब 5 भी तो 5 से विभाजित होगा, तो ये कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो यही इस थ्योरम का कहना था दोस्तों कि मान लीजिए यदि पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ओके, स्टूडेंट्स हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उदाहरण है, देखते हैं उदाहरण क्या कहता है। कहता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो बोल रहा है क्वेश्चन उसका हम उल्टा मानेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। ओके, सबसे पहले करेंगे क्या कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या पढ़ा था ये परिभाषा में कि जब कोई संख्या परिमेय संख्या होगी तो किस रूप में होगी, p/q के रूप में। तो हमने यहाँ √2 को माना कि परिमेय संख्या है, तो √2 किस रूप में होगी, p/q के रूप में। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि p/q बराबर √2। अब जब परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है तो p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं। हमने ऐसा क्यों लिखा कि p और q सहभाज्य संख्या है, हमने ऐसा इसलिए लिखा कि p तथा q के बीच में केवल सार्वगुणनखंड कितना होता है, एक होता है। जो परिमेय संख्या का सरलतम रूप होता है स्टूडेंट्स, उसमें p तथा q का सार्वगुणनखंड कितना होता है, एक होता है। इसलिए p तथा q को हमने क्या लिखा, सहभाज्य। और चूंकि पूर्णांक तो परिभाषा में हमने देखा था कि p तथा q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए p/q को हम सिंपली क्या 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 कह सकते हैं कि p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, हम इसलिए कह दिए क्योंकि इनके बीच में केवल एक ही सार्वगुणनखंड है दोस्तों, मतलब एक ही कॉमन है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, सहभाज्य। जब दो संख्याओं के बीच में केवल सार्वगुणनखंड एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कह दिया, सहभाज्य पूर्णांक। अब क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे कितना हो जाएगा, p/q का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, p²/q² और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 है ना। आगे हम क्या लिख सकते हैं कि p² किसके बराबर होगा, 2q के स्क्वायर। इसे हमारा समीकरण 1। अब इसे हम 2 को इधर ले आते हैं दोस्तों, p²/2 बराबर q²। तो आप यहाँ देखिएगा कि देखिए p² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। ठीक है, तो p भी किससे होगा, 2 से। आप प्रमेय को याद कीजिए, प्रमेय को, उस प्रमेय को क्या कह रहा था कि मान लीजिए p a² से विभाजित हो रहा है तो p a से भी विभाजित होगा। तो वही जो थ्योरम में कहा गया था स्टेटमेंट, उसको अप्लाई यहाँ पे कीजिए कि p² किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, तो p भी किससे होगा, 2 से होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, हमने ये प्रमेय का हमने स्टेटमेंट का यूज कर लिया यहाँ पे
कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी किससे होगा 2 से। अब चूंकि मान लीजिए पी 2 से विभाजित हो रहा है तो कुछ तो मान हमको देगा ना, बिना दिए हो जाएगा कहाँ। तो मान लीजिए पी 2 से विभाजित हो रहा है, हमें ये मान दे रहा है के, ठीक है। चूंकि पी का मान हमें तो पता नहीं तो इसलिए हमने क्या मान लिया, के मान लिया। अब इसे हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 2k, ठीक है। अब इसको हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p का मान कितना है 2k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर और यहाँ पे 2q स्क्वायर, तो 2 2 कट गया, तो यहाँ पे 4 है, 2 से कितना बार कटा 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो गया 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। तो देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं कि k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 2। अब फिर देखिए वही कंडीशन बन रहा है, q स्क्वायर किसी विभाजित हो रहा है 2 से, तो q भी किससे होगा 2 से। तो फिर क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है ना, 2 से विभाज्य है, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। ओके, तो जब q 2 से विभाजित होगा तो फिर यहाँ भी तो कुछ मान दे के जाएगा ना। तो ये कितना मान दे दिया, मान ली q बटा 2, मान ली n मान दे दिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं q बराबर 12। आप देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जहाँ p तथा q सभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना आया, p बराबर 2k और q बराबर 2 है। सभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इन दोनों के गुणनखंड में केवल एक कॉमन हो, लेकिन यहाँ पे देखिए कि p बराबर भी 2k और q बराबर भी 2 है। आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब 2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या सभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। केवल इसके बीच में गुणनखंड कॉमन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन कितना हो रहा है 2। जब सभाज्य संख्या नहीं होगा तो √2 क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। और जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो सिंपली क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि p बराबर 2k और q बराबर 2k, देखिए कॉमन कितना हो रहा है 2, तो हम क्या लिख सकते हैं कि चूंकि p तथा q का गुणनखंड कितना है 2 है, p तथा q का गुणनखंड कितना है 2 है, इसलिए p तथा q सभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है। सिंपली लिख सकते सभाज्य संख्या या, है ना, यहाँ पे क्या लिखें पूर्णांक, तो पूर्णांक ही लिखें, सभाज्य पूर्णांक नहीं है। ओके, जब p तथा q सभाज्य नहीं होगा तो क्या वह परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो सिंपली क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, नहीं होगी। और जब √2 परिमेय संख्या नहीं होगी सिंपली क्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय, ठीक है, संख्या होगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसे क्या मान लेंगे उल्टा, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो p भी 2 से कटेगा। तो जब p 2 से कट रहा है तो कुछ तो मान दे के जाएगा ना, वैसे तो जाएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा p बराबर 2k। अब यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया कि ये q स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो q भी 2 से विभाजित करेगा। अब देखिए
यहाँ पे पी तथा क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, लेकिन यहाँ पी तथा क्यू में कितना कॉमन हो रहा है, तो इसलिए पी और क्यू क्या हो जाएगा, सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। अब जब सहभाज्य नहीं होगा तो √2 क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। और जब √2 परिमेय संख्या नहीं, सिंपली क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ओके।